नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अम्बाला के सिंघावाला गांव में गुरुद्वारे में चोरी करते हुए एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया है। महिला कई दिनों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रही थी। अम्बाला के गुरुद्वारा में चोरी करते हुए एक महिला चोर को लोगों ने पकड़ा। पकड़ी गई महिला चोर न तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है, लेकिन शातिर दिमाग महिला गुरुद्वारे में बड़े ही शातिर अंदाज में चोरी करती थी। चोरी का तरीका भी ऐसा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। महिला गुरुद्वारे में माथा टेकने के बहाने आती थी और अपने कपड़ों में झाड़ू का एक तीला छुपा कर आती थी, जिस पर तारपोल लगा हुआ रहता था। इसे महिला गुरुद्वारे में दान पात्र में डालती और पैसे निकाल लेती थी। रोज रोज दान पात्र खाली मिलने से गुरुद्वारे कमेटी को शक हुआ, तो उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और आज महिला की सारी तस्वीरें तीसरी आंख में कैद हो गई। आज भी महिला ने वही तरीका अपनाया और पैसे उड़ाकर अपने कपड़ों में छुपा लिए। लेकिन आज तीसरी आंख उस पर टिकी हुई थी, जिसने महिला चोर की पोल सबूतों के साथ सबके सामने खोलकर रख दी। पूरा मामला गांव सिंघावाला का है। यहाँ के लोग भी चोरी के इस तरीके से हैरान हैं। यह महिला कुछ भी सुन नहीं सकती और ना ही बोल सकती है, इसलिए महिला की पहचान भी अभी उजागर नहीं हो सकी है। पुलिस ने महिला से उसके घर का पता या टेलीफोन नंबर जानने की काफी कोशिश की, मगर यहाँ भी महिला चोर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करती रही। कई बार महिला से टेलीफोन नंबर लिखवाया गया, मगर हर बार गलत नंबर महिला ने पुलिस को दिया। फिलहाल पुलिस ने शातिर महिला चोर को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। प्रदेश में डेंगू से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 500 लोग चेकअप के लिए आ रहे हैं। एडिस मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी डेंगू महामारी की तरफ फैलती जा रही है। पहले तो सामान्य बुखार की तरह ही लगता है, मगर इसका प्रभाव शरीर पर बहुत खतरनाक होता है। अगर इसका इलाज सही तरह से नहीं किया जाता तो मौत भी हो सकती है। डेंगू मलेरिया की तरह मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का बुखार ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक रहता है। जो लोग शारीरिक रूप से संवेदनशील होते हैं या उनकी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होती है, उनमें डेंगू रोग होने की संभावना ज्यादा होती है।
एडिस मच्छर के काटने से जो वायरस फैलता है वह शरीर को काफी प्रभावित करता है। जब शरीर उससे लड़ने में असक्षम होता है, इस रोग से बच्चे से लेकर वयस्क सभी प्रभावित होते हैं। पीजीआई रोहतक में रोजाना ही सैकड़ों लोग डेंगू की बीमारी के चलते पहुंच रहे हैं। हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के डॉक्टर ओपी कालण ने आज पीजीआई में डेंगू के प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रोजाना ही करीब 500 लोग पीजीआई में पहुंच रहे हैं। उन्होंने माना कि 205 मरीज डेंगू पॉजिटिव पीजीआई में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर कालड़ा ने कहा कि डेंगू के इलाज के सभी टेस्ट व दवाइयां पीजीआई में निःशुल्क मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर लोगों में दहशत ज्यादा है। उन्होंने डेंगू के लक्षणों की भी जानकारी दी। वहीं पीजीआई रोहतक में भर्ती मरीजों और उनके सहायकों ने अपनी परेशानी भी बताई। 6 दिन पहले हुआ था जी बुखार। अरे कल के आ रहे हैं जी, रह गए हम 2 बजे से 2 बजे के आए और कोई संभाल नहीं जी, नहीं करीब पड़े हैं मैं जो कल आए थे नहीं पड़े हैं। क्या सुविधाएं हैं जी यहाँ? माने तो कोई सुविधा नहीं लगी जी, मैं जो कर पड़े कल के नहीं पड़े हैं, ना को गोली दे नहीं ना कुछ नहीं। बोला रिपोर्ट आवेगी फिर एडमिट कराएंगे, नवा रिपोर्ट आई हमारे सवेरे 7:30 बजे खून टेस्ट किया ये लोग तो आए नहीं हमारे। तो संतुष्ट नहीं हो आप? ना जी कोई संतुष्टि नहीं हमारे। संतुष्टि तो ज़्यादा है, जैसे कुछ काम होगा, हमारा काम तो कम हो रहा है, कुछ दवाई नहीं। ठीक सर दिनेश सर चुलाने से आया हूँ। मेरा पड़ोसी बीमार हो गया है कई दिन से, मतलब वो परेशान और डेंगू का पर्चा दिखाइए और पर्चा मेरा पर्चा नहीं, डेंगू का बुखार है उसके। हरियाणा आया ना, मतलब आध घंटा हो लिया है। ईद देख लो सीट पर जाएगा कोई नहीं उड़े, उन्होंने भी सीट को हमारा तो क्या दिक्कत आ रही है? तो कोई पर्ची नहीं बनाने जाने बैठे हैं तो बताओ डेंगू का मरीज है, मरीज ने देखा है हमें हैं वो सुविधा तो देखो ना, उन्होंने कैमरा तो घुमाओ ना, आप मेरे कहने क्यों घुमा रहे हो, उन्होंने भी घुमाई हो। हाँ हमारे पूरे इंतजाम हैं। डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल हमारे पास। करीब पूरे दिन भर में 500 से ज़्यादा बुखार के केस आ रहे हैं और अभी पिछले 2 दिन में जो डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसे पेशेंट्स का इलाज करने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हर तरह की दवाई यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और उनका जो टेस्ट करना है, डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट करना है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है निःशुल्क। उसके अलावा NS1 एंटीजन जो होता है, जिससे बुखार के पहले दिन भी पता चल जाता है कि डेंगू बुखार है या नहीं है। NS1 एंटीजन की भी सुविधा है और डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट भी किया जा रहा है। और हमारे पास ब्लड भी पर्याप्त मात्रा में है और जिन पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है वो भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, कोई कमी नहीं। और हमारे डॉक्टर हमने एक्स्ट्रा भी ड्यूटी पे लगाए हैं, नर्सिस को भी लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा नर्सिस को, और बाकी एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टूडेंट भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो चारों तरफ से मतलब पूरी तरह से सुविधा प्रोवाइड की जा रही है और दिन रात तीनों शिफ्ट में एक्स्ट्रा मैन पावर हमने लगाई हुई है। अब तक यहाँ कितने मरीज आ चुके हैं जी डेंगू के? आज के दिन टोटल कितने मरीज हैं जी? टोटल देखिए रोज़ाना हमारे पास 500 से ज़्यादा बुखार के केसेस आ रहे हैं और उसमें 205 केसेस जो है डेंगू पॉजिटिव आए हैं। सभी केसेस में हम डेंगू का टेस्ट नहीं करते क्योंकि जो बुखार के सीज़न में जो आ रहे हैं उनमें जिनका प्लेटलेट काउंट कम आता है उन्हीं में ही ये डेंगू का टेस्ट किया जाता है। तो जो पॉजिटिव आए हैं वो करीब 205 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं? सभी दवाइयाँ मुफ्त, वो तो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंडर जो है यहाँ पर चाहे OPD के पेशेंट हैं, चाहे इमरजेंसी के हैं, चाहे वार्ड के पेशेंट हैं, सभी को पूरी दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए जो डेंगू बुखार है इसमें पब्लिक के अंदर दहशत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे किसी को बुखार होता है, उल्टी आने को होती है, तो एक भय बहुत ज़्यादा आम पब्लिक के मन में फैल गया है। तो वो भय नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आम पब्लिक को ध्यान में रखनी है कि अगर बुखार का पेशेंट है और उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से अगर खून की जांच की गई है उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो रही है, खासतौर से 50,000 से कम हो रही है, तो एकदम से आके दिखाना ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह कि अगर किसी को घबराहट हो रही है या सूजन आ रही है, मुंह पर सूजन आ गई, पैरों पे सूजन आ गई या पेट पर सूजन आ गई है या कुछ सांस फूल रहा है, तो ऐसे केस में एकदम डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। पूर्व कांग्रेसी सरपंच ने लगाया पुलिस पर नाजायज परेशान करने के आरोप, कहा अकाली दल के दबाव में पुलिस कर रही है परेशान।
10 साल कांग्रेस पार्टी के सरपंच रह चुके बलविंदर सिंह पर हो रहे अत्याचार के संबंध में जिला देहाती के प्रधान गुरजीत सिंह ओजला की अगुवाई में थाना गरेंडा का किया घेराव, जिसके चलते पुलिस ने थाने का गेट बंद कर उसे ताला लगा दिया। इस बारे में बलविंदर सिंह ने बताया कि अकाली दल के हाथों में खेल रही पुलिस कांग्रेसी वर्करों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। 120 किलो जमीन के मालिक होने के बावजूद उस पर मोटर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद ब्लॉक समिति में तोड़फोड़ और ग्रांट का पर्चा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अत्याचार की हद तो उस समय हो गई जब एक मामूली झगड़े में बलविंदर की टांग जख्मी हो गई, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उसके परिवार के नौजवान लड़कों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया और बलविंदर पर अब पुलिस राजीनामे का दबाव डाल रही है, नहीं तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। बलविंदर ने पुलिस को ताड़ना करते हुए कहा कि उसे इंसाफ न मिला तो 2 दिन के बाद परिवार सहित थाने के आगे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, परिंडा पुलिस मुर्दाबाद, 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 परिंडा पुलिस मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मेरा नाम बलविंदर सिंह पिट्टा जी। मेरा मसला जी, मैं साबका सरपंच 10 साल तो 5 साल मेरी वाइफ रही, 5 साल मैं रहा जी, तो कांग्रेसी मैं सरपंच हाँ। तो इस विरोध के विच ही मेरे ते मेरे परिवार ते बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है। तो जे एक मुंशी है विजय, वो बार बार मैनूं धमकियां दे रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा। तो जे इन्हां ने SHO नूं ते मुंशी नूं ना बुलाया 2-3 दिन दे विच, मेरे बच्चे ते मेरी माता ते मेरी घर की भुख हड़ताल ते इत्थे थाने ते बूहे गड़ी बहन के जी, इन्हां सह दे अकाली दल की सह दे इट मरा के लत्त तोड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लत्त मुंडे को तड़ा के उन्होंने भजाता है, वो दिंदा घरे बैठा है। उल्टा मेरे ते धमकियां दे रहे हैं कि उन्होंने 26 बना ली है जनानी दे, ते तेरे ते हो धारा ला दनिया जनानी दे गल पैंदियां। ओ जे अगे भी इन्होंने 376 का परचा साडे ते नजायज़ मेरे परिवार ते कीता वा। एक 3 सगे भरा होण ते एक उन्हां दे नाल उन्हां दे बच्चे होण ते वो जनानी नूं बलात्कार कर सकते हैं, वो जनानी दी गल पै सकते हैं। उन्होंने इन्हां B.Tech कर रहा बच्चा, एक +2 पढ़ रहा, 3 सगे भरा आ, एक पुलिस दे विच हौलदार आ, उन्होंने 376 का परचा किया वा। तो साडे परिवार नूं जानी कि इन्ना क ज़्यादा तंग कर रहे आ कि मरन लई मजबूर किया है। तो हुण असीं भुख हड़ताल ते होर 2 दिनों तक मैं अपने बच्चे ते मेरे परिवार भुख हड़ताल ते थाने दे बूहे गड़ी पऊगा जद तक मेरे नहीं थाने पवांगे, थाने दे बूहे गड़ी पवांगे जे सुनाई ना होई साडी ते। अकाली दल नाल संबंध रखदे जी। अज असीं इस संबंध दे विच मेरी सुनाई नहीं आई, 1 महीना 10 दिन हो गए सुनाई नहीं कोई हुई। तो मैं इसे दे विच सरदार गुरजीत सिंह औजला साहब जी नूं मैं 3-4 दिन हो गए उस दिन बुलाया सीगा, ते मैं कहा भी मैं घरे पिया, मैं कल्ला हैगा। ते इन्हां ने फिर कॉन्फ्रेंस करके ते मैं धरना। जिला देहाती के प्रधान गुरजीत सिंह ओजला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस अकाली दल के दबाव में कांग्रेसी वर्करों पर नाजायज पर्चे कर रही है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। अगर पुलिस इन हरकतों से बाज नहीं आई तो अमृतसर से पाकिस्तान जा रही रोड को जाम कर घरेंडा थाने का घेराव किया जाएगा और पाकिस्तान को जाने वाली बस को भी रोका जाएगा। अजयवीर सिंह की रिपोर्ट। अम्बाला में रिद्धि सिद्धि विनायक क्लब की ओर से 12वें गणेश महोत्सव पर 4 दिशाओं में मूर्ति स्थापित की गई और हम अपना एक 12वां गणपति महोत्सव मना रहे हैं। और इस 12 गणपति महोत्सव की सबसे विशेषता ये है, इस बार 5 गणपति बिठाए गए हैं और 5 मुखी, 4 चौराहे पे और एक अपना प्रधान गणपति यहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, धन के दाता हैं और इस कार्य में हमारा जो भी साथ देगा उसका भला ही होना है। बस मैं इतना ही कहूँगा भाई सबसे कि गणपति की पूजा करें, हर साल गणपति बप्पा आए, सबका भला करके जाते हैं। स्थापित करते आप गणपति देते हैं, पहले हम बाहर चलाते थे तो उसमें टूट जाती थी मूर्ति, तो उससे क्या होता था, परेशानी होती थी। अब हम यही अम्बाला कैंट से लेते हैं और यहाँ ला के अपना ढोल ताजे से रजवन बाजार से लेके आते हैं, फिर मूर्ति स्थापना करते हैं। हाँ, शोभा यात्रा करते हैं। अभी मोदी साहब शुरू से हम जो शोभा यात्रा करते आ रहे हैं, पहले ढोल ताजे से लाए, फिर बाद में बैंड चलाए, बाजार से होते हुए आए। इस बार 26 तारीख को फिर हमारी शोभा यात्रा है
और विसर्जन जो है हमारा हरिद्वार में 27 तारीख को है। शोभा यात्रा हम हरिद्वार में भी करते हैं जो 27 तारीख को है वहाँ। फिर वहाँ पे 11 हो चुके हैं, अभी 12वां हमारा है। कितने माने थे आपने, क्या मानते? 12 मानता करी थी, 12 में माने थे, बाकी आगे बच्चे मानेंगे, हम करते रहेंगे। पुलिस लाइन कैथल के ग्राउंड में 3067 किलोग्राम नशीले पदार्थों की होली जलाई गई। इस कमेटी में करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हनीफ कुरैशी सहित कैथल के एसपी कृष्ण मुरारी, कुरुक्षेत्र के एसपी सिमरदीप सिंह और करनाल एसपी पंकज जैन शामिल थे। करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हनीफ कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवा वर्ग को नशे की लत से बचने की सलाह देते हुए समाज में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समाज और युवा वर्ग को नशा दीमक की तरह खोखला कर रहा है, इसलिए डीजीपी हरियाणा ने मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस को आम जनता के सहयोग की बहुत जरूरत है। जनता के सहयोग से पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में भी काफी हद तक कामयाब हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए महिला पुलिस थाने काफी कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पुलिस थानों में पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और डीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। और स्मैक है और कोकीन है और प्लांट है ओपीएम का, ये सब मादक पदार्थ आज नष्ट किए हैं इसमें। तो इसको न्यायालय से सभी के आदेश लिए जा चुके थे डिस्ट्रॉय करने के। इसमें इसका डिस्ट्रक्शन ठीक से हो इसके लिए एक एनडीपीएस एक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनी हुई है, जिसमें एक आईजी उसके चेयरमैन होते हैं और 2 एसपी मेंबर होते हैं। तो वो कमेटी ने आज यहाँ आके ये सारे ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया है। सर ये कितने तकरीबन हर पुलिस स्टेशन के ही मामले इसमें शामिल हैं और ये वही केसेस हैं जो न्यायालय से जिनका फैसला हो चुका है। इसमें कुछ तो केसेस नए हैं, 2-3 साल पुराने हैं, कुछ केसेस पुराने हैं, 2005 के 2003 के भी केसेस हैं, क्योंकि कई बार न्यायालय से फैसला होने के बाद में इनकी अपील हो जाती है तो उसमें कुछ और वक्त लग जाता है। तो जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक केस प्रॉपर्टी को रखना पड़ता है। किस तरह को बताया कि स्मैक है, कोकीन है और चूरा पोस्ट है, डोडा पोस्ट है और प्लांट्स भी हैं कुछ ओपीएम के जो लार्ज क्वांटिटीज में सीज किए हुए हैं। नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है और हरियाणा पुलिस ने ये फैसला किया हुआ है कि कोई भी नशा की चीज़ को बिकने नहीं दिया जाएगा, इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इस काम के अंदर हरियाणा पुलिस ने जो एनजीओज हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, नागरिक हैं, उनके सहयोग लेने के लिए प्रयास वो कर रहे हैं। तो अभी ये देखने में आया है कि बहुत इन्फॉर्मेशन लोगों से आ रही है, बहुत सिटीजन से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो बताते हैं कि कहाँ से ये बेचने वाले हैं और ये किस स्टेट से आते हैं। तो उनकी जानकारी के आधार पे अभी कैथल पुलिस ने बहुत से ऐसे बिचौलियों को भी पकड़ा है जो कि दूसरी स्टेट्स, खास तौर पे पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, लखनऊ से भी जो लोग लेके आते हैं तो उनको भी पकड़ा है। अभी मैंने कैथल महिला पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया है तो वहाँ पे मैंने देखा कि इतना ज़्यादा लोगों का रिस्पांस वहाँ पे आ रहा है। एक दिन में वहाँ पे 10 से 15 से 20 कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसको हैंडल करने के लिए महिला स्टाफ भी वहाँ से पता चलता है कि बड़ा उत्साहजनक ये कदम है। लोगों को बड़ा विश्वास है महिला थाना के ऊपर, लेकिन इसमें हमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। अभी उसके अंदर जो सुविधाएं हैं उनको हमें और बढ़ाने की आवश्यकता है, स्टाफ को हमें और ट्रेन करने की आवश्यकता है। तो ये कदम रिस्पांस को देखते हुए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। 1091 की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में महिला डीएसपी नहीं है, जैसे कैथल में उदाहरण के तौर पे नहीं है। वो इसलिए है कि अभी हमारे यहाँ महिला डीएसपी की संख्या कम है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है और बहुत जल्दी ही जो कुछ इंस्पेक्टर्स की भी शॉर्टेज है तो वो इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज जल्दी ही लगा दिए जाएंगे। सर वो राजस्थान और पंजाब दोनों के बॉर्डर होने की वजह से है। राजस्थान के अंदर ये पॉपी हस्क को खेतों में प्रोड्यूस करने के लाइसेंसेस दिए जाते हैं, तो वहाँ पर से काफ़ी लोग स्मगल करके हरियाणा के थ्रू पंजाब में लेके जाते हैं। तो ये तो एक बॉर्डर पे हमें ज़्यादा पेट्रोलिंग की और बॉर्डर पे इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हरियाणा पुलिस डेवलप कर रही है, ये सारे सीजर्स उसकी वजह से हो रहे हैं। तो हम आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उससे भी इस पर अंकुश लगता है। हम हैं जो लाइसेंस शुदा हैं तो वो बिकना जो है वो लीगल है, लेकिन जो अनलाइसेंस्ड हैं और माइनर को सेल है टोबैको की,
उसके ऊपर जो है सख्ती से कार्रवाई होगी। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। वर्ष 1994 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया द्वारा भाडेर के विकास हेतु गैस पर आधारित 330 मेगावाट परियोजना गैस प्लांट की स्वीकृत हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर भू अर्जन और मुआवजा वितरण के बाद भी यह गैस प्लांट बनकर तैयार नहीं हो सका है। इस पर जल्द काम शुरू हुआ तो रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए, लेकिन बाद में कंपनी द्वारा रोक लगा दी गई। वर्तमान में भी यह क्वार्टर बने हुए हैं और कंपनी का सामान भी काफी मात्रा में पड़ा हुआ है। इसी को लेकर भांडेर जनसंघर्ष समिति द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज नगर में भ्रमण कर एक ज्ञापन जन समूह के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार भांडेर श्रीमती लीना जैन को मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रमोद पुजारी के अलावा पूर्व राज्य मंत्री केशरी चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष बले रावत, जनपद अध्यक्ष जशोदा परिहार, अशोक दांगी बगदा, पन्ना लाल यादव, राधा वल्लभ मिश्रा, राम स्वरूप श्रीवास्तव, जगदीश पारस, हीरो सिद्दीकी, जाहिद सिद्दीकी, मायाराम तिवारी, नासिर बख्श मंसूरी, ठाकुरदास खेमरिया, मुकुट सिंह यादव, राकेश साहू, राजेश पाठक, अर्जुन खटिक, राम कुमार साहू, अनु भारती, पूरन सिंह यादव, अत्तर सिंह निरंजन, रंजन ओझा सहित सैकड़ों की संख्या में जनमानस उपस्थित रहे। दत्तियों से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रमेश चंद्रा का दमोह रेलवे स्टेशन विशेष गाड़ी से पहुंचे, जहां वह सीधे माइजन सीमेंट प्लांट के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर नार्को टेररिज्म का हमला किया है, जिसके चलते सीमा से 23 किलो हेरोइन को भेजा है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने अमृतसर सेक्टर में 138 बटालियन के एरिया में कस्टम्स के साथ जॉइंट ऑपरेशंस करते हुए 23 किलो हेरोइन बरामद की है। ये बीओपी थेकलान के हलके में घटनाक्रम हुआ और थेकला के इलाके में ये घटनाक्रम हुआ और पाक स्मगलर्स द्वारा थ्रोइंग ओवर फेंस मेथड इसके अंदर यूज़ किया गया था और कस्टम्स और बीएसएफ के अधिकारी उन्होंने तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए कार्रवाई की। बीएसएफ स्मगलर्स की तरफ से भी फायरिंग हुई और बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इलाके की टेरेन और खेती की परिस्थिति अन्य फैक्टर्स को देखते हुए जो मौके की कार्रवाई थी त्वरित तौर पे की गई। सर्च के दौरान वहाँ पर 23 पैकेट हेरोइन मिली है जो कि लगभग 23 किलो है। इस संबंध में और सर्च और आगामी प्रक्रिया भी जारी है। स्मगलर्स के द्वारा भी बस्ट फायर किया गया था और बीएसएफ के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। नहीं, जॉइंट ऑपरेशन इसलिए है कि कस्टम्स एक महत्वपूर्ण सिस्टर एजेंसी है जो इस सिलसिले में इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऐसे तत्वों के बारे में जानकारी इसमें लगातार सतत प्रयास करती है। उनको उस इलाके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी कस्टम्स को, तो इसलिए हमने ये जॉइंट ऑपरेशन साथ में प्लान किया। ये कस्टम्स के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वे इसमें सक्षम है और अभी कस्टम्स के अधिकारी आपको विस्तार से जानकारी देंगे और जो इसके अन्य रिलेटेड पहलू होते हैं हम सभी सिस्टर एजेंसी से शेयर करते हैं। देखिए, बॉर्डर पे कई एजेंसीज काम करती हैं आपसी तारतम्य से और कस्टम्स एक महत्वपूर्ण एजेंसी है और बीएसएफ जो भी सिस्टर एजेंसीज है सभी के साथ में कोऑर्डिनेशन रखते हुए कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई हमने बीएसएफ और कस्टम्स ने जॉइंट कोऑर्डिनेशन में की है। यही अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कौन सी कार्रवाई किसके साथ की गई है क्योंकि कई एजेंसीज को एनडीपीएस और रिलेटेड एक्ट्स में पावर है कार्रवाई करने का, तो ये एक नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। पुलिस के साथ भी हमारी कार्रवाइयाँ होती रही है और आगे होंगी। अन्य सिस्टर एजेंसीज जैसे एनसीबी है उनके साथ भी हमारी कार्रवाई होती रही, आगे भी होंगी और कस्टम्स भी एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में कार्रवाई करते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कस्टम्स एक एजेंसी है जो इस तरह के क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल्स के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, इसलिए हमने ये जॉइंट ऑपरेशन किया। गत महीनों में या लगातार जो बीएसएफ की कार्रवाई रहती है उसमें स्मगलर्स मारे भी गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 28-29 मार्च के 2015 में लगातार 2 रात्रियों में 36 केजी हीरोइन बरामद हुई थी। एक इंसिडेंट में एक स्मगलर मारा गया था पाकिस्तानी, दूसरे इंसिडेंट में 2 स्मगलर पाकिस्तानी मारे गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि
ग्राउंड सिचुएशन और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उस पर इफ़ेक्टिविटी डिपेंड करती है। फसल की ऊंचाई, ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड क्लियर है या नहीं है, लॉट मैनी फैक्टर्स, इस पे जो हमारी कार्रवाई डिपेंड करती है। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब हम फायरिंग कर रहे होते हैं हमको कई फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान रखना होता है और हमारा हमेशा मुद्दा होता है कि हम मोस्ट एग्रेसिव और मोस्ट इफेक्टिव कार्रवाई करें। इसलिए कई एक्शंस में स्मगलर मारे भी गए हैं, कई एक्शंस में फसल और अंधेरे का फ़ायदा उठा करके दूसरी तरह की सिनेरियो भी रहता है। हम इसमें लगातार कार्रवाई और इफेक्टिव कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आईजी साहब ने बतलाया, कस्टम्स का जो रोल है, किरदार जो है वो मेरा जो जुरिस्डिक्शन है अमृतसर कमिश्नर कस्टम्स का, वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, J&K, हिमाचल और पंजाब मिशंस हैं। और हमारा जो मुख्य काम है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और एनफोर्समेंट है। तो उसी के तहत हमारे पास एक जानकारी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम लोग टच में थे और एक डिटेल्ड प्लानिंग के बाद में ये ऑपरेशन कल और आज की कल की रात, मतलब इंटरवीनिंग नाइट में इस पूरे ऑपरेशन को सरअंजाम दिया गया। तो ये है, देखिए ऐसा है कि जैसा आईजी साहब ने बताया कि अभी इस समय तफ्तीश की प्रक्रिया जारी है और बहुत सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के बाद अनर्थ होती हैं, क्योंकि जब आपके पास सीज़र की जब इंफॉर्मेशन होती है किसी नारकोटिक स्मगलिंग की, तो उसमें सीज़र करना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है और बाकी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उम्मीद है कि आगे रिवील होंगी। देखिए, ये ऑपरेशनल डिटेल्स के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक सिस्टम है और एक तरीका है। हमारे यहाँ भी जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी है और वो इनपुट्स अपने हम सब फील्ड फॉर्मेशंस के साथ में शेयर करती रहती है और हम लोग जॉइंट मीटिंग्स के दौरान ये सब इनपुट्स शेयर होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है क्योंकि कस्टम्स एक्ट में नारकोटिक्स एक प्रोहिबिटेड आइटम है, तो हम लोग जो है कस्टम्स एक्ट के तहत ही इस केस को रजिस्टर करेंगे और जो भी हमारी प्रक्रिया है, जो भी लॉ ले डाउन है, जो प्रोसेस है, उसी को फॉलो हम लोग करेंगे। है कि हमारा जो कस्टम्स का जो मैकेनिज़्म है, एक कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म, वो कस्टम्स हम 2 महीने में एक बार पाकिस्तान कस्टम्स जो अमृतसर के हमारे अटारी बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं जो फॉर्मेशन, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। तो 2 महीने में एक बार वो लोग यहाँ आते हैं और एक बार 2 महीने में हम लोग वहाँ जाते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स हैं वो हम लोग उठाते हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरु और शिष्य दोनों आंदोलन की राह पर हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट और टीचर सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तो यह हाइक किया था वो एज इट इज रखा है। सिमिलरली एक्स और प्राइवेट वाला भी एज इट इज रखा है। एक बीच में जो न्यू कैटेगरी शुरू करी थी कि रेगुलर स्टूडेंट रीअपियर, उसमें हाइक आया था। उस हाइक को हमने इस डिटेल मीटिंग में बैठ के डिस्कस किया, फार्मूला निकाला और उसमें कुछ जो है कट डाउन किया है, वो आपके साथियों ने आपको बता दिया होगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध इतना है कि ये जो रेगुलर रीअपियर की कैटेगरी है, इसमें मेरा आप सब विद्यार्थियों से निवेदन है, आप इस प्रदर्शन में जितना जोर लगा रहे हैं इतना ही जोर और इससे ज़्यादा जोर अगर आप पढ़ाई में लगा देंगे तो ये रीअपियर नहीं रहेगी। और मेरे को ना रीअपियर से कोई एग्जामिनेशन फीस आपसे चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भी रीअपियर ना आए। ताल हमने आज अभी खत्म करा दी है। उनकी जो डिमांड्स थी, हमने उन डिमांड्स में से काफ़ी डिमांड को एक फार्मूला निकाल के मान लिया है और स्टूडेंट उससे कन्विंस है। पूरी मैराथन मीटिंग में कई मुद्दों पर डिस्कशन हुई है और सहमति बन गई है। सहमति के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म। क्लास को एड्रेस करे तो ये ना समझना, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।
करना इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। से अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ सड़कों पर है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरफ कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रहा और उल्टा कभी बार बार अपील कर रहा है कि आइए हमारी जायज मांगों पर बातचीत कीजिए। और प्रशासन ने आज 11 बजे शिक्षकों के प्रतिनिधित्व को बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो हमारी जायज मांगों को डिस्कस नहीं कर पाए और वीसी कारणवश कहीं बाहर चले गए, जिससे जो है हमारी मांगें जो की तो खड़ी है। और कोटा की कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि जो ये आंदोलन है वो जारी रहेगा और मंडे को जो शिक्षक हैं सोमवार को हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे और धरने के साथ साथ जो है भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टीचर और जो स्टूडेंट दोनों ही स्ट्राइक पर है, इससे बाहर क्या कहेंगे? भाई ये प्रशासन को अपनी सकारात्मक पहल देखने के लिए आगे आना चाहिए और उनको शिक्षकों के साथ बातचीत का समय रखना चाहिए और बच्चों से भी बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो विश्वविद्यालय का जो एक अच्छा शैक्षणिक माहौल है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।